नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर जो कि फ्रांस से निकल के आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वहां पे एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। क्या है घोषणा, उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि आने वाले नए साल में, यानी कि 1 जनवरी से जो नया साल आने वाला है 2023, उसमें वहां पे जो भी नागरिक हैं 25 साल से कम एज के और 18 साल से ऊपर एज के, यानी कि 18 साल से 25 साल आयु वर्ग के लोगों को फ्री में कंडोम बांटे जाएंगे मेडिकल्स पे। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार की जा रही है। पहले भी वहां पे पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम था जिसमें ऐसा था कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, लेकिन आपको बिल लेना पड़ेगा और फिर आप वो बिल गवर्नमेंट को देके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन नए साल से ये पूरा का पूरा झंझट ही खत्म कर दिया गया है और अब आपको कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है। अपना आप आईडी कार्ड लेकर के जाएंगे, उसमें एज मेंशन होगी आपकी, उससे आपके मेडिकल वाले को पता चल जाएगा कि आप किस एज में बिलोंग करते हैं। अगर आप 18 से 25 आयु वर्ग में बिलोंग करते हैं तो आपको फ्री में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन इन सभी चीज़ों पे बात करना, खुले में अगर कोई बात कर दे या फिर मेडिकल स्टोर पे कोई जा करके इस तरह के वर्ड्स, कोई 18 साल का 19 साल का बच्चा ये सब चीज़ें मांगे तो बहुत ही अलग नजरिए से उसे देखा जाता है। ये वो चीजें हैं जिसके बारे में बात हो रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत से अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आज भारत में आखिर इसके बारे में, कॉन्डोम के बारे में खुल के बात क्यों नहीं हो रही है, जबकि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा हमें है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 140 करोड़ लगभग लगभग पॉपुलेशन हमारे देश की 2023 में पहुंच जाएगी। यानी कि अगले साल हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री होंगे। और ये वो चीज है, ये वो कॉन्ट्रस, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्डोम इज ए कॉन्ट्रासेप्चुअल मटेरियल। मतलब कि इसका उपयोग करके आप बर्थ कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं या फिर उसको अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, ये देखिए दो तरीके से अवेलेबल है। एक होता है फीमेल के लिए, एक होता है मेल के लिए। हम पूरा विस्तार से बात करेंगे, हमें कोई शर्म नहीं है इसके बारे में बात करने में। और हम चाहते हैं कि जो भी एडुकेटर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो पूरी मतलब पहले स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयर करें, जानकारी दें, अच्छे से प्रॉपर जानकारी लोगों को इसके बारे में होनी चाहिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, एक है मेल कॉन्डोम और दूसरा है फीमेल कॉन्डोम। कैसे इसका यूज करना है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। कैसे इसको रैपर्स को ओपन करना है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, किस तरीके से इसको खोलना है और किस तरीके से यूज करने के बाद इसको डस्टबिन में थ्रो करना है। ओके, साथ ही साथ जब फीमेल कॉन्डोम की बात होती है तो सेम प्रोसेस है। इसमें एक चीज और होती है, इसकी दो फ्लेक्सिबल रिंग्स होती हैं और एक एप्लीकेटर होता है। एप्लीकेटर के थ्रू इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और फिर यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल जो होते हैं, मेल ही कॉन्डोम का यूज करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए ही कंडोम अवेलेबल्स होते हैं मार्केट में। फीमेल्स के लिए भी कंडोम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर वो चाहें तो वो भी यूज कर सकती हैं और यूज इसका होता भी है, बड़े पैमाने पे यूज होता है। क्यों किया जाता है इसका यूज, इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जो भी पर्सन्स मल्टीपल लोगों के साथ या फिर मल्टीपल पीपल्स के साथ या फिर ये पूरे के पूरे मतलब जो कॉल गर्ल या फिर कॉल बॉय, ये पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व लोग होते हैं, उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का उनको। मतलब एक पर्सन से उन्होंने सेक्स किया, फिर दूसरे पर्सन से किया, तीसरे पर्सन से किया। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ का उपयोग करें कि जिससे डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ना हो, तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनको रोका जा सकता है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि एड्स हो गई, सिफिलिस हो गई, गोनोरिया हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि इससे होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी इसमें जो मानी जाती है वो है एड्स। एड्स की वजह से बहुत से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है पूरी दुनिया में। और इसी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन्हीं की रोकथाम के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कदम है। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। इंडिया में भी बड़े पैमाने पे कॉन्डोम्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, पहले भी और अभी भी किए जाते हैं। ये पूरी की पूरी योजनाएं चलती हैं। देखिए, जो विश्व में एचआईवी से डेथ है ना, पूरे विश्व में एचआईवी की से डेथ की हम अगर बात करें तो कहा यह जाता है कि महामारी की शुरुआत जब से हुई है, दुनिया भर में लगभग 75.7 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 32.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि 43% है। मतलब कि डेथ रेट बहुत ही ज्यादा है। 43% का डेथ रेट ये अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। 2019 में जो यूएन एड्स है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एड्स ने दुनिया भर में अनुमानित 6,90,000 लोगों की मौत
HIV से बताई थी कि इतने लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। मौतों की संख्या 2000 के बाद जो काफ़ी तेज़ी से गिरी है, जब 20 लाख से अधिक मौतों की सूचना दी गई थी, फिर भी HIV अभी भी बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या को डेथ, मतलब बहुत से ज़्यादा लोगों की डेथ HIV की वजह से हो रही है, एड्स की वजह से हो रही है। HIV वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स नामक बीमारी होती है। इसके पूरे रोकथाम के लिए जो वर्ल्ड लेवल पे UN एड्स है ना, ग्लोबल एड्स अपडेट अगर 2022 की बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि ये पूरा पूरा जो वर्ल्ड है एड्स की वजह से डेंजर में है, ये पेंडेमिक को जल्द से जल्द खत्म करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। इसीलिए इन्होंने पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बताया है कि 2030 तक इस पूरी महामारी को ये कंट्रोल करना चाहते हैं और उसको खत्म कर देना चाहते हैं। अगर पूरी दुनिया में हम बात करें एड्स की, तो सबसे ज़्यादा इसमें एड्स से जो गंभीर खतरे हैं वो पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका और साथ ही साथ एशिया में भी काफ़ी तेजी से इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र में इसके मामले घट रहे थे, लेकिन हाल ही में के आंकड़े बता रहे हैं कि अब फिर से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एड्स के मामले काफ़ी तेजी से इंक्रीज होने लगे हैं। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं उनके HIV एड्स के केसेस के, जिसमें साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, मोजाम्बिक है, इंडोनेशिया, केनिया, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, थाईलैंड, जाम्बिया। ये सभी वो कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित देश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले देश नहीं है। मतलब आपको पता हो कि ये लोग वो देश हैं जहाँ पे शिक्षा का भी अभाव है और गरीबी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोगों को ये जो बीमारियां हैं उनके बारे में मालूम नहीं है, इनकी रोकथाम कैसे की जाए इसके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की बात अगर की जाती है तो 2018 में ये रिपोर्ट आई थी, न्यूज कटिंग्स के थ्रू हमें जानकारी मिली है कि 2017 में लगभग 69,000 लोगों की डेथ एस्टिमेट की गई थी सिर्फ और सिर्फ HIV एड्स की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 69,000 लोगों की जान जाना सिर्फ एक बीमारी की वजह से, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार प्रयास नहीं कर रही है, इस पूरी की पूरी पैंडेमिक को, पूरी पूरी बीमारी को खत्म करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के का एक पूरा का पूरा कानून है जो इसके लिए काम करता है। अगर हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, एड्स कंट्रोल एक्ट है, एड्स कंट्रोल एक्ट 2017, जिसको पूरा इस पूरे प्रोसेस के लिए कैसे कंट्रोल करना है यही सभी के लिए बनाया गया था। अब हम बात करें अगर ये कब से लागू हुआ है तो 2018 से ये एक्ट लागू है और काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो संस्था है जो काम करती है कंट्रोल करने के लिए एड्स को, उसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली तरीके से बहुत से फेजेस में काम किए हैं। अगर हम इसके प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहला प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था 1992 में। कौन सा प्रोग्राम था? ये था NACP1। NACP1 यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1। इसे 1992 में लॉन्च किया गया और साथ ही साथ इसे लॉन्च करने के लिए एक क्रेडिट लिया गया, यानी कि लोन लिया गया था। 84 मिलियन US डॉलर का लोन लेकर के IDA से लोन लेकर के इसे चालू किया गया था, पूरा प्रोग्राम रन किया गया था। बताया जाता है कि ये एड्स प्रोग्राम जो भारत का चलाया गया था वो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी बना था पूरी दुनिया के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999 में यानी कि 1999 में NACP2 को लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था 191 मिलियन डॉलर का। इसके दो मेन वो थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा HIV इन्फेक्शन है उसको कम किया जाए और इंडिया की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। किस लिए? HIV एड्स अगर हो जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म में कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद 2007 में इसका थर्ड फेज चालू किया गया है जो कि वर्क करता है। साथ ही साथ दो और लेवल पे यहाँ पे काम होता है इंडिया में। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेट लेवल पे काम करता है जिसे SACS स्ट्रक्चर कहा जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है जिसे DAPCU स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोनों ही लेवल पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके और देखा जा सके कि काम किस तरीके से हो रहा है। ये थी पूरी की पूरी खबर जो कि हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो हमारे देश में भी ये जो सेक्स एजुकेशन है या फिर कॉन्ट्रासेप्शुअल डिवाइसेस हैं, इन सभी के बारे में खुलकर बात होनी जरूरी है, तभी हम अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं, इन HIV एड्स जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।